गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने विभव मापी और विभव प्रवणता को पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे कि विभव मापी से रीडिंग किस प्रकार से लेते हैं, यानी इसकी कौन कौन सी स्थिति संभव है और विभव मापी का मानकीकरण कैसे करते हैं। तो देखो, शुरुआत में हम पढ़ते हैं विभव मापी की विभिन्न स्थितियाँ। विभव मापी की विभिन्न स्थितियां। तो देखो, विभिन्न स्थितियों का मतलब है कि विभव मापी में जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें धारा कितने प्रकार से बदल सकती है। तो हम देखेंगे एक स्थिति में धारा क्लॉकवाइज रहेगी, एक में एंटी क्लॉकवाइज रहेगी और एक में धारा शून्य रहेगी, जिससे हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। तो मेनली विभव मापी की 3 स्थितियां यहाँ पे संभव होगी। तो पहले देखो, इसका डायग्राम हम बनाते हैं। तो प्राथमिक परिपथ हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। प्राथमिक परिपथ में सबसे पहले हम सेल लेते हैं, ये प्लस माइनस, सेल को नाम देते हैं ईपी। पी मतलब प्राइमरी सर्किट में। अब इस सेल के माइनस से, जो माइनस है, इससे हमेशा हम कुंजी जोड़ेंगे के, कुंजी के, और इस कुंजी से आगे हम जोड़ेंगे धारा नियंत्रक RH। इसका जो प्लस सिरा है ये जाएगा बिंदु ए पे, ये बिंदु ए है। हमेशा बैटरी का प्लस माइनस, माइनस हम कुंजी पे ले जाएंगे, कुंजी से धारा नियंत्रक जोड़ेंगे। इधर जो बैटरी का प्लस होगा वो बिंदु ए पे जाएगा, और यहाँ पे ये 10 मीटर लंबा वायर रहता है, इसमें यही बिंदु बी हो जाता है। बिंदु बी को हम कनेक्ट कर देंगे धारा नियंत्रक RH से। और धारा नियंत्रक RH की हम पहले बात कर चुके हैं, रियोस्टेट की। देखो, इसमें तीर का चिन्ह बताता है, इसको आगे पीछे करके हम धारा के मान में चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ से प्रतिरोध बदलेगा तो धारा बदल जाएगी। इसको देखो ऐसे भी बना सकते हो आप, ऊपर से ले जाके आप RH को ऐसे भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी RH है। लेकिन हमें एक ही पैटर्न पे ध्यान रखना है कि यहाँ तीर का चिन्ह हम अप्लाई करते हैं, RH धारा नियंत्रक। ये हमारा प्राथमिक परिपथ हो गया। अब द्वितीयक परिपथ में हम एक सेल जोड़ देते हैं, जिसका हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो भी सेल जोड़ेंगे इस सेल का प्लस ए बिंदु पे ही, यानी जितने भी धनात्मक सिरे होंगे, जितनी भी बैटरी हम काम में ले रहे हैं, उन सब का प्लस सिरा ए पे आएगा, ये उच्च विभव पे रहता है। इसका माइनस हम एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, जिससे हम विक्षेप ज्ञात करते हैं। और गैल्वेनोमीटर को फिर एक जोकी से जोड़ देते हैं, जोकी जे। ये हो जाता है हमारा द्वितीय परिपथ। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हम E मान लेते हैं, E। तो देखो, विभिन्न जो स्थितियों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 स्थितियां संभव होती है। वो स्थितियां कैसे आती है, इस जोकी को जब हम इस वायर पे 10 मीटर लंबा जो वायर है, इस पे अलग अलग जगह हम टच कराएंगे, तो उसमें 3 हमारी क्या पोजीशन बनेगी। मान लो एक बार हम इसको यहाँ टच कराते हैं, एक बार यहाँ टच कराते हैं, और एक बार यहाँ टच कराते हैं। 3 स्थितियां हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते थे गैल्वेनोमीटर को, इसको डैश डैश से दिखा देते हैं। एक बार इसको यहाँ हम टच करा रहे हैं, और एक बार हम इसको यहाँ स्पर्श करा रहे हैं, और एक हमने बना दिया। इस स्थिति को, गैल्वेनोमीटर की स्थिति को मान लेते हैं J1, सॉरी जोकी की स्थिति को, और इसको मान लेते हैं J2, और ये स्थिति हो गई J। तो इन 3 अलग अलग स्थितियों में हम स्पर्श कराएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। तो देखो, विभव मापी का सिद्धांत हम कल पढ़ चुके थे। उस सिद्धांत में क्या है कि इस विभव मापी के तार पे जो विभवांतर है, वो ज्ञात विभवांतर है, उसकी तुलना इस सेल के अज्ञात विद्युत वाहक बल से हम करते हैं। और शून्य विक्षेप की स्थिति में ये दोनों विभवांतर या विद्युत वाहक बल बराबर हो जाते हैं। वही विभव मापी का क्या है, सिद्धांत, जिससे हमें इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाता है। तो वो स्थिति हम J मान रहे हैं जब शून्य विक्षेप आता है, यानी इससे पहले और इसके बाद में शून्य विक्षेप नहीं आएगा। लेकिन इस दौरान देखो धारा की स्थिति क्या रहेगी, ये हम मान के चले। तो पहली स्थिति हम लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। तो देखो, स्थिति फर्स्ट में हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम इस कुंजी के को बंद करेंगे। कुंजी के को बंद करेंगे
तो ये परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर वाला प्राथमिक परिपथ, यानी इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद द्वितीयक परिपथ में जो कि जे है, इस जो कि जे को हम J1 बिंदु पे टच कराते हैं। सबसे पहले J1 पे, यानी J1 पर स्पर्श कराने पर, J1 पर स्पर्श कराने पर, तो देखो J1 पे स्पर्श कराएंगे तो होगा क्या, इसमें केवल ये इतना तार काम में आएगा, यानी इस जो लेंथ को, जो संतुलन लंबाई, इसको मान लेते हैं L1। क्या मान लेते हैं संतुलन लंबाई को? L1। अब संतुलन लंबाई को यदि हम L1 मान ले, इस तार का जो विभव प्रवणता है वो हम x मान ले, तो इस स्थिति में हम A से J1 तक विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ये आएगा EAJ1, नाम दे देता हूँ इसको मैं, EAJ1। ये आ जाएगा XL1 के इक्वल। EAJ1 क्या आ जाएगा? XL1 के इक्वल। अब देखो इस स्थिति में यदि हम देखें कि संतुलन लंबाई हमें यहाँ मिल रही है, इस L1 का मान यदि L से छोटा है, ये वाली जो संतुलन लंबाई है जहाँ पे शून्य विक्षेप आएगा वो हम लेके चल रहे हैं L, तो यहाँ पे जो L1 है वो L से कम है। जब J1 स्थिति पे हम इसको स्पर्श कराएंगे तो जो L1 लंबाई है वो L से कम है, और L पे संतुलन आता है, L पे संतुलन आता है, इसका मतलब यहाँ विद्युत वाहक बल E XL के बराबर हो जाता है। ये L1 L से कम है, तो यहाँ EAJ1 ये कम होगा E से। EAJ1 कम होगा किससे? E से। और यदि EAJ1 E से कम होगा तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो इसके स्वरूप पे जो विभवांतर है उससे अधिक है, और धारा हमेशा अधिक से कम की ओर बहती है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा है, ऊपर विभवांतर कम है, तो यहाँ पे धारा ऊपर की ओर जाएगी। देखो इस सेल से जो धारा आती है, मान लो यहाँ आएगी, तो वापस इस सेल से उतनी धारा चली जाती है, जिस सेल से जितनी धारा निकलती है। मान लो यहाँ से I धारा आ रही है तो इस सेल में वापस I जाएगी। यदि इस सेल से I1 धारा आ रही है तो देखो इधर घूम के ये I इधर आएगी, I1 इधर आएगी, फिर यहाँ से होते हुए इधर आ जाएगी, इसमें I1 वापस, यानी जिस सेल से जितनी धारा निकलती है वापस उतनी ही धारा उसमें वापस आती है। ये ध्यान रखना है हमेशा। तो देखो इस बार यदि मैं धारा की दिशा देखूं, जब हम J1 पे स्पर्श कराते हैं, यानी EJ1 बराबर XL1 रहता है, तो L1 है वो L से कम होगा, L संतुलन लंबाई है, मतलब EAJ1 E से कम होगा, तो इस बैटरी का विद्युत वाहक बल अधिक है, यानी बैटरी से हमें धारा मिलेगी। तो धारा की दिशा क्या होगी इस बार देखो, यदि मैं A से देखूं तो धारा की दिशा इस स्थिति में होगी, धारा की दिशा ये होगी A से A, फिर आएगी J1, फिर G और वापस A, यानी ये धारा की दिशा हो गई क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त दिशा। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि J1 बिंदु पे टच कराएंगे तो धारा की दिशा कहाँ होगी, या तो डायरेक्ट आपसे पूछ ले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, तो इस स्थिति में धारा की दिशा होगी दक्षिणावर्त दिशा। अब स्थिति 2 देखें हम, स्थिति सेकंड। देखो स्थिति सेकंड में हम क्या करते हैं, इसको J2 से स्पर्श कराते हैं, और J2 पे जो संतुलन लंबाई आती है वो मान लेते हैं L2। J2 की लंबाई क्या मान लेते हैं? L2। तो यह लिख देते हैं J2 पे स्पर्श कराने पर, J2 से स्पर्श कराने पर J2 बिंदु। अब देखो J2 से स्पर्श कराएंगे तो सबसे पहले तो हम इस तार के स्रोत पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा इन दोनों A और J2 के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकाल लेंगे। ये आएगा EAJ2 नाम दे देते हैं इसको। इसकी देखो विभव प्रवणता यदि हमने एक बार x मान लिया फिक्स हो जाती है, तार की बदलेगी नहीं। एक बार जो हमने विभव प्रवणता निकाल ली है, यदि हम प्राथमिक परिपथ में कोई भी परिवर्तन ना करें तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे A और J2 के लिए हम निकालें तो x संतुलन लंबाई L2, यानी यहाँ पे जो विभवांतर आ जाएगा A और J2 के बीच में वो आएगा XL2। अब यहाँ देखो जो संतुलन लंबाई है वो L है, और यहाँ पे हम टच कर रहे हैं इस L2 पे, यानी यहाँ पे जो लंबाई L2 है वो L से क्या है? अधिक है। तुलना में संतुलन की स्थिति L से करनी है, तो AJ2 बराबर XL2 आ रहा है, और L2 का मान L से अधिक है। इसका मतलब यहाँ पे जो EAJ2 है
वो सेल के विद्युत वाहक बल E से अधिक होगा। इस सेल का जो द्वितीयक परिपथ में सेल है इसका विद्युत वाहक बल E है। इस बार हमने संतुलन लंबाई से अधिक दूरी पर टच कराया है, तो जो L2 लंबाई है वो L से अधिक है। इसका मतलब AJ2 जो विद्युत वाहक बल होगा या विभवांतर होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक आएगा। तो इस बार ऊपर विभवांतर ज़्यादा है, नीचे कम है, मतलब धारा ऊपर से नीचे बहेगी ऐसे। और ये स्थिति हो जाती है जब हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं। हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट आता है, और जो फ़ोन को चाहिए होता है वो 5 वोल्ट पे या फिर 12 वोल्ट पे कम वोल्टेज चाहिए। इसलिए जो चार्जर क्या करता है उससे बैटरी में लगातार धारा जाती है, उसको बाद में हम फिर यूज करते हैं फ़ोन में। तो वो स्थिति आ रही है कि ऊपर वाला विभवांतर अधिक है, नीचे वाला विद्युत वाहक बल कम है, तो धारा अब ऊपर से नीचे यानी सेल को चार्ज करेगी, सेल की ओर धारा आएगी। तो इस बार यदि मैं धारा की दिशा की बात करूं, धारा की दिशा तो देखो ए से स्टार्ट करें हम। ए से इस बार जाएंगे जी पे, जी से फिर G2 पे, G2 से ए पे, यानी इस बार होगी ए से फिर जी से फिर J2 और J2 से ए। इसका मतलब ये धारा की दिशा हो गई वामावर्त दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा। इस बार धारा की दिशा क्या आ गई, एंटी क्लॉकवाइज दिशा। तो ये दो कंडीशन होगी इसका। तो सिंपल हमें समझ में आ जाता है, जहां हमारी संतुलन लंबाई है उससे पहले जो धारा की दिशा है वो आ रही है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, और संतुलन लंबाई बाद में दिशा क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें शुरुआत में यदि विक्षेप इधर आ रहा है तो संतुलन लंबाई के बाद में विक्षेप इधर आता है, क्योंकि दोनों स्थितियों में धारा की दिशा क्या है, अलग अलग। इसलिए कहा जाता है कि इसको सबसे पहले दोनों तरफ हम टच करा के देखते हैं। यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दोनों तरफ आ रहा है, इधर टच करा इधर आ जाए, उधर टच करा इधर आ जाए, इसका मतलब हमारा जो परिपथ है वो बिल्कुल सही है। और वो इसी कारण से दोनों तरफ विक्षेप आता है कि संतुलन लंबाई से पहले और संतुलन लंबाई के बाद में धारा की दिशा दोनों तरफ होती है, यानी एक दूसरे के विपरीत रहती है। इसीलिए संतुलन लंबाई पे बीच में आता है। और तीसरी स्थिति यदि हम देखें, स्थिति 3, स्थिति थर्ड, और स्थिति थर्ड हुई जाती है जो हम ले रहे हैं E बराबर XL के आ जाती है, यानी संतुलन लंबाई की स्थिति, संतुलन की स्थिति है। और संतुलन की स्थिति में I का मान 0 रहता है, यानी परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए उसे शून्य विक्षेप की स्थिति कहा जाता है। और शून्य विक्षेप की स्थिति में जो L आ रहा है X से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी जितना यहाँ पे हमें X और L पता करते ही इस सेल का क्या ज्ञात हो जाता है, विद्युत वाहक बल। तो ये होगी विभवमापी की जो 3 स्थितियां बनती है कि धारा की दिशा कब बदलेगी और बदलती क्यों है, या दोनों तरफ विक्षेप क्यों आता है, इसको समझ के हम उसे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखो, यदि हम देखें कि जो विभवमापी है इसकी क्या क्या सावधानियां हैं, तो सावधानियों में देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट सावधानी है वो रहती है कि सभी सेलों का जो धनात्मक सिरा है, सभी सेलों का धनात्मक सिरा हमेशा उच्च विभव वाले बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए, यानी ए से जोड़ा जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे, हम 2 सेल भी काम में लेंगे द्वितीय परिपथ में, तो उन दोनों का जो प्लस है, उच्च विभव वाला सिरा है वो बिंदु ए से यानी उच्च विभव वाले बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। दूसरी चीज़, जो प्राथमिक परिपथ में हम सेल काम में ले रहे हैं उसका विद्युत वाहक बल हमेशा द्वितीयक परिपथ में जो सेल है उनके विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए इनमें। तीसरी हम सावधानी की बात करें तो जो 10 मीटर लंबा वायर है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सब जगह एक समान होना चाहिए, यानी इसकी मोटाई सब जगह समान रहनी चाहिए, जिससे विभव प्रवणता का मान एक समान रहे, बदले ना। इसके अलावा जो जोकी है उसको इस पे घिसके नहीं चलाते, टच कराते हैं केवल, जिससे इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। इसके अलावा जैसे हमने जो मीटर सेतु में सावधानी देखी थी कि इसमें भी लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, यानी यदि हमने सेल को लगातार चालू कर रखा है, लंबे समय तक इस तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो होगा क्या, धीरे धीरे तार गर्म हो जाता है, और गर्म होने से प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो जाता है, जिससे विभव प्रवणता बदल जाएगी। तो जो हमारा विभव का मान है
या विद्युत वाहक बल है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ध्यान रखते हैं कि धारा को रुक रुक के इसमें प्रवाहित करते हैं, लगातार धारा प्रवाहित नहीं करते। ये कुछ इसकी सावधानियां हैं जो विभव मापी में ध्यान रखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी इसको मानक वैल्यू कैसे यूज करें, मानकीकरण। तो देखो मानकीकरण का सिंपल सा मतलब क्या है। विभव मापी के मानकीकरण का मतलब है कि विभव मापी की सहायता से विभव प्रवणता का मान यथार्थपूर्वक ज्ञात करना। किसी विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का मान यथार्थपूर्वक ज्ञात करने की प्रक्रिया विभव मापी का मानकीकरण कहलाती है। यानी जो विभव प्रवणता x है उसका मान यथार्थपूर्वक यदि हम पता करें तो उसके यथार्थपूर्वक मान पता करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं विभव मापी का मानकीकरण। अब इसकी आवश्यकता क्यों हमें विभव मापी के मानकीकरण की, तो हमने देखा था कि जो प्राथमिक परिपथ है, जैसे अभी हमने प्राथमिक परिपथ ये काम में लिया था, तो इस प्राथमिक परिपथ में ये धारा नियंत्रक रहता है RH, ये कुंजी रहती है K और ये सेल रहता है EP। तो धारा नियंत्रक और सेल इन दोनों का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहता है। यानी सेल का प्रतिरोध यदि आंतरिक हम मान ले स्मॉल r और इस धारा नियंत्रक का प्रतिरोध मान ले हम RH, और इस तार का प्रतिरोध हमें पता है R रहता ही है। तो इस स्थिति में इसमें जो धारा का मान आता है वो आता है I बराबर, कल हमने देखा था EP अपॉन R प्लस RH। और जो x का मान हम निकालते हैं विभव प्रवणता का मान, वो x का मान था IR अपॉन L, जो कल हमने फॉर्मूला देखा था। यदि इस तार की लंबाई L हो, ये तार AB था विभव मापी में, इस तार की लंबाई यदि L हो, इसके स्वरूप में विभवांतर हमने धारा I हो, इसका प्रतिरोध R हो, यदि इसमें धारा मान ले I है, इसका प्रतिरोध R है, तो x बराबर IR अपॉन L। यहाँ I का मान ये काम में ले तो आ जाता है EP अपॉन R प्लस RH। I का मान आ गया इंटू R अपॉन L, ये आता है x का मान। देखो ये फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो। I बराबर V अपॉन R से निकाला है, इसका प्रतिरोध और ये प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में लगातार यहाँ से चले, पहले ये प्रतिरोध आएगा, फिर ये प्रतिरोध आएगा, फिर ये प्रतिरोध आएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आप चलोगे तो तीनों श्रेणी क्रम में, इसलिए R प्लस RH EP, R अपॉन L आ गया, R अपॉन L यहाँ आ रहा है। तो x का मान देखो इन तीनों पे निर्भर करता है, यानी इसके आंतरिक प्रतिरोध पे भी निर्भर करता है और धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पे भी निर्भर करता है। और सामान्यतः इनका प्रतिरोध हमें पता नहीं होता, यानी जो बैटरी है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, या फिर हम धारा नियंत्रक से कितना प्रतिरोध काम में ले रहे हैं, इसका सामान्यतः हमें पता नहीं होता। उस कंडीशन में हम x का एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात कर सकते, डायरेक्ट नहीं बता सकते कि x का मान कितना होगा। और यदि x का मान हमें एग्जैक्ट नहीं पता है तो फिर हम जो विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे उसका मान भी सही नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस विभव मापी का मानकीकरण करते हैं, यानी जो विभव प्रवणता है उसका यथार्थपूर्वक मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है विभव मापी का मानकीकरण। अब देखो प्रक्रिया क्या है कि इन पे हमें निर्भर ना होना पड़े, RH पे और आंतरिक प्रतिरोध पे सेल के निर्भर ना होना पड़े। तो उसके लिए क्या करते हैं, द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल काम में लेते हैं, मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल, मानक सेल। अब मानक सेल क्या होता है, मानक सेल एक ऐसा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत बना रहता है। यानी इसका जो विद्युत वाहक बल है वो लंबे समय तक नियत बना रहता है,
इसके अलावा जो इसका विद्युत वाहक बल है वो यथार्थ रहता है, यानी फिक्स रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू, और वो लंबे समय तक नियत बना रहता है। एक्सपेरिमेंटली हम उनको बनाते हैं। दो मानक सेल हम काम में लेते हैं यहाँ पे जनरली। एक तो कैडमियम सेल है, कैडमियम सेल, और एक रहता है डेनियल सेल, डेनियल सेल। ये मानक सेल है, इनको काम में लेते हैं। इसका जो विद्युत वाहक बल है ये 1.018 वोल्ट के लगभग होता है, और जो कैडमियम सेल है 1.08 वोल्ट रहता है। डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट रहता है विद्युत वाहक बल, और कैडमियम सेल का 1.018, या इसको 1.02 भी लिख सकते हो आप, 1.02 वोल्ट। तो ये दो मानक सेल है। इन दो मानक सेलों का हम द्वितीयक परिपथ में यूज लेते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि इनका विद्युत वाहक बल हमें पहले से पता है, और यदि मानक सेल का विद्युत वाहक बल हमें पहले से पता हो तो फॉर्मूला हमें देखो x के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, x बराबर E/L। E का मान हमें पता है, L हम एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे, हमें किसका मान पता चल जाएगा, x का मान। और एक बार यदि हमने x का मान निकाल लिया तो फिर हम प्राथमिक परिपथ में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, और पूरे एक्सपेरिमेंट में उसी x को काम में ले लेंगे। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है विभव मापी का मानकीकरण। तो देखो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो प्राथमिक परिपथ में देखो कोई चेंज नहीं है, सहलिपि, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH तीनों फिक्स रहते हैं। सहलिपि का जो प्राथमिक सेल है इसका A सिरा है, प्लस है वो A से जोड़ देंगे, ये 10 मीटर लंबा वायर, और B सिरा है वो धारा नियंत्रक से जोड़ देंगे RH। ये प्राथमिक परिपथ हो गया। अब हमें द्वितीयक परिपथ में क्या करना है, द्वितीयक परिपथ में इस बार हम मानक सेल काम में लेंगे ES। ऐसे यहाँ पे मानक को बता रहा है, स्टैंडर्ड मानक को बता रहा है ES। इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर से, और यहाँ पे एक जोकी जे लगा देंगे, जोकी जे। तो सेम, यानी द्वितीयक परिपथ में इस बार हमने सामान्य सेल की बजाय मानक सेल काम में ले लिया। ये है मानक सेल, मानक सेल। और मानक सेल की हम बात कर चुके हैं कि ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत बना रहे और यथार्थ हो, मानक सेल कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी K को दबाएंगे, और कुंजी K को दबाकर गैल्वेनोमीटर यानी जोकी की सहायता से इस पर संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे। मान लो संतुलन लंबाई है वो L0 प्राप्त हो रही है, यानी कुंजी K को दबाएंगे, परिपथ पूरा हो जाएगा। उसके बाद जोकी J को लेंगे और इस वायर पे अलग अलग बिंदुओं पे टच कराएंगे, और ऐसी स्थिति देखेंगे जब इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ जाए, शून्य विक्षेप, यानी इसकी जो नीडल है वो बिल्कुल बीच में आ जाए, शून्य विक्षेप। उस स्थिति में इस लंबाई को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये मान लो L0 है। यदि ये लंबाई L0 है, मानक सेल का विद्युत वाहक बल ES है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, ES बराबर XL0, जहाँ x क्या है, विभव पूर्णता। तो x का मान क्या आएगा यहाँ से, ES/L0। x का मान क्या आ जाएगा, ES/L0। अब ये x हो गया जो फिक्स हो गया, ES/L0 इस मानक सेल से हमने ज्ञात कर लिया। अब एक बार x निकालने के बाद इस प्राथमिक परिपथ में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद द्वितीयक परिपथ में दूसरा सेल कोई हम जोड़ सकते हैं, कोई प्रतिरोध जोड़ सकते हैं जिसके स्वरूप में विभवांतर ज्ञात करना है, और उनकी सहायता से उसमें x का मान हम यूज करके विद्युत वाहक बल या प्रतिरोध के स्वरूप में विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो मानक सेल को काम में लेकर विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या है, विभव मापी का मानकीकरण। तो ये हो गया हमारा विभव मापी का मानकीकरण। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट कि विभव मापी की सुग्राहिता क्या होगी। विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता। तो देखो सबसे पहले तो सुग्राहिता शब्द को समझते हैं। सुग्राहिता का मतलब क्या है, सुग्राहिता का मतलब है कि विभव मापी की सहायता से छोटे से छोटे अल्प मान को भी यथार्थतापूर्वक ज्ञात करना
विभवमापी की सुग्राहिता कहलाता है। यानी जितने छोटे मान को जितनी यथार्थता से विभवमापी मापेगा, उस विभवमापी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। तो विभवमापी की सहायता से छोटे मान को भी यथार्थतापूर्वक ज्ञात करना विभवमापी की सुग्राहिता कहलाता है। अब जो विभवमापी की सुग्राहिता है, सुग्राहिता ये विभव प्रवणता पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? विभव प्रवणता। विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पे निर्भर करती है। और विभव प्रवणता की निर्भरता हम पहले ही देख चुके हैं। विभव प्रवणता सेल के आंतरिक प्रतिरोध पे भी निर्भर करती है, सेल की लंबाई पे निर्भर करती है, सेल में प्रवाहित धारा पे निर्भर करती है, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में निर्भर करती है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये सारी कंडीशन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं विभव प्रवणता के लिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने कल भी बात की थी, वो थी कि जो विभव प्रवणता का मान है वो लंबाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। विभव प्रवणता का मान क्या है? सेल की लंबाई के रहता है व्युत्क्रमानुपाती। अब x का मान यदि हम जितना कम करेंगे सुग्राहिता उतनी अधिक रहती है। सुग्राहिता के लिए क्या है कि विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा सुग्राहिता है वो उतनी ही अधिक होगी। सुग्राहिता अधिक, यानी विभव प्रवणता का मान हम जितना कम रखेंगे, जो विभवमापी की सुग्राहिता है उसका मान उतना ही अधिक रहेगा। और यहां से हम देख सकते हैं यदि हमें x का मान कम करना हो तो किसका मान बढ़ाना पड़ेगा? l का। यदि इस फॉर्मूले में l का मान बढ़ाऊंगा तो x का मान क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि एक दूसरे क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो x का मान बढ़ा के हम x को कम कर सकते हैं, l का मान बढ़ा के हम x को कम कर सकते हैं। यानी विभवमापी के तार की लंबाई हम जितनी अधिक रखेंगे, विभव प्रवणता का मान उतना ही कम होगा। और विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा, सुग्राहिता का मान उतना ही अधिक रहेगा। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार आपसे वाइवा में भी, एग्जाम में भी, प्रैक्टिकल में, कि जो विभवमापी का तार है वो 10 मीटर लंबा क्यों लिया जाता है? उसको 1 मीटर का ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ध्यान रखना है कि जितना लंबा वायर होगा विभव प्रवणता उतनी कम होगी, और विभव प्रवणता जितनी कम रहेगी सुग्राहिता का मान उतना ही अधिक होगा। इसलिए जो विभवमापी है उसका वायर 10 मीटर लंबा लिया जाता। तो ये हमारा हो गया विभवमापी की सुग्राहिता। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विभवमापी के अनुप्रयोग। थैंक यू।